आज बच्चों हम लोग क्लास 11th में बर्नौली का प्रमेय पढ़ेंगे। ये प्रमेय आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय में से एक है। इस प्रमेय में क्या कहा गया कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। फिर से एक बार इसका सिद्धांत सुन लीजिए। इसका प्रमेय का कथन क्या है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन में संचित दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। अर्थात ये प्रमेय कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों कि P प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक। यह हमारा प्रमेय का कथन है। P प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे इस P को हम लोग कहते हैं दाब ऊर्जा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं गतिज और इसको बोलते हैं स्थितिज। अगर इसी इक्वेशन में बच्चों हम लोग रोजी से भाग दे दें तो ये सूत्र बन जाता है P अपान रोजी प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर अपान रोजी प्लस रो जी एच बटे में रोजी बराबर नियतांक। अभी केवल इसका रूप आपको बता रहा है। तो इसको बोलते हैं दाब शीर्ष। ये आपका हो गया प्रेशर हेड। ये रो से रो कट गया, जो आपको मिला ये, यानी ये क्या मिला बच्चों? v स्क्वायर अपान 2g। इसको कहते हैं वेग शीर्ष। और रोजी से रोजी कट गया, क्या बच गया? h बच गया, यानी क्या बचा? h बच गया। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक। यानी जब कोई द्रव आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का योग सदैव क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। इस सूत्र को ही हम लोग कहते हैं बर्नौली का प्रमेय। या इसका रूप अगर बदलना है तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 होता है। इसी सूत्र को बच्चों आज के वीडियोस में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो कथन तो स्पष्ट हो गया कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन में संचित दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। अर्थात मेरा व्यापक सूत्र क्या बन गया? P प्लस हाफ रो भी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। रो क्या है बच्चों? द्रव का घनत्व है। जो द्रव आदर्श द्रव हमारा आइडियल लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका क्या है? घनत्व है। अब घबराने की बात नहीं है। चलिए इस सूत्र का अब हम लोग क्या करते हैं? निगमन देखते हैं कैसे बना ये सूत्र। इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की धारा नली लेते हैं। असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की धारा नली लेते हैं बच्चों। क्या लेंगे? असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की धारा नली लेंगे एक्स वाई।
ठीक है, ये नली है और इस नली में जो द्रव है धारा रेखीय प्रवाह में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही है। एक्स वाई नली है। यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 है। यहाँ का प्रेशर P2 है बच्चों। यहाँ पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है और यहाँ पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है। अब देखिए इसमें जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व क्या है, रो है और इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाइयां क्रमशः ये H1 है और यहाँ पे क्या है, H2 है। अब देखिए यहाँ पे द्रव एंट्री कर रहा है बच्चों, ठीक है, और यहाँ से द्रव बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो द्रव का वेग है वो v1 है और यहाँ पे जो द्रव बाहर निकल रहा है इस द्रव का वेग v2 है। अब हम लोगों को प्रमेय के अनुसार क्या क्या ज्ञात कर लिया जाए, दाब ऊर्जा निकाल लिया जाए। दूसरा क्या निकाल लिया जाए भाई, दूसरी चीज अगर हम लोग गतिज ऊर्जा निकाल लें और तीसरा हम लोग क्या निकाल लें, स्थितिज ऊर्जा निकाल लें, तो मेरा सवाल तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले मैंने एक्स वाई एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली लिया बच्चों और इस नली में देखिए A1 इज ग्रेटर देन A2 है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नली चौड़ी है और यहाँ पे नली पतली है। यहाँ पे चौड़ी है, यहाँ पे पतली है। तो अविरतता का सिद्धांत को पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में कि जहां पे नली चौड़ी होगी वहां पर वेग का मान कम होगा और जहां पे नली पतली होगी, सक्रिय होगी, वहां पर वेग का मान अधिक हो जाएगा, यानी v1 इज लेस देन v2 हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे इस फिगर में हमको देखने से अभी लग रहा है कि H1 बड़ा है किससे, H2 से। ये तो देखने से फिगर से हमको मालूम हो रहा है भाई, यहाँ पे ये चौड़ी नली है, ये पतली नली है यार, यहाँ का क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ का क्षेत्रफल कम है। जहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा वहां पर वेग का मान अधिक होगा, जहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा अधिक होगा वहां पर वेग का मान कम होगा। किस सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, अविरतता के सिद्धांत से। और ये आपका धरातल है, धरातल से इनकी ऊंचाइयां क्रमशः H1 और H2 दे रखा है। तो हम H1 और H2 को देख रहे हैं तो यहाँ पे H1 बड़ा दिखाई दे रहा है और H2 क्या दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। अब आपको घबराने की बात नहीं है। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे द्रव को क्या कराना है, एंट्री कराना है। तो यहाँ पे जब एंट्री कराना पड़ेगा तो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। एंट्री कराने के लिए द्रव को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और यहाँ पे द्रव अपने आप बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे जल आपको गिराना है और यहाँ से अपने आप बाहर निकल जाएगा। क्योंकि कैसा द्रव है, आदर्श द्रव है और आदर्श द्रव नली में कहीं पर चिपकता नहीं है। ये तो क्लियर है। अब देखते हैं कि द्रव को एक्स सिरे पर v1 दूरी तय करने में या v1 दूरी को तय कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र आप पढ़े हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और एक प्रेशर का सूत्र पढ़े होंगे, किसके संदर्भ में, बल के साथ में। तो थोड़ा सा इन सूत्रों का भी यूज आएगा कि P बराबर होता है F/A। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। इस सूत्र का भी हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। इस सूत्र का भी इसमें हमको प्रयोग कराना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड में द्रव कितनी दूरी तय करेगा बच्चों,
v1 दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो द्रव प्रवेश कराया जा रहा है उस द्रव का वेग कितना है, v1 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी v1 हो जाएगी। और 1 सेकेंड में ये जो द्रव बाहर निकलेगा वो कितनी दूरी तय कर लेगा बच्चों, तो जैसे अविरतता के सिद्धांत में मैंने आपको समझाया था, वो v2 दूरी तय कर लेगी क्योंकि स्पीड यहाँ पे है। अब इस द्रव को पार कराने में, v1 दूरी तय कराने में किया गया कार्य, यानी हम निकाल रहे हैं कि x सिरे पर द्रव को v1 दूरी विस्थापित करने में किया गया, तो कार्य W1 बराबर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन हो गया बच्चों। तो अब यहां देखिए बल कितना हो गया, F1 हो गया और विस्थापन आपका क्या हो गया, V1। चूंकि अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया है यहां से बच्चों कि P बराबर होता है F/A, तो F बराबर P × A लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख क्या सकते हैं कि P1 × A1 × V1, ये W1 हो गया, ठीक है। यानी इस द्रव को V1 दूरी तय कराने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, P1 A1 V1, ये दूरी इतना हमको कार्य कराना पड़ेगा। Y सिरे से, अब Y सिरे पे आ जाइए, Y सिरे से जो द्रव बाहर निकलेगा यहाँ पे कार्य क्या होगा, स्वतः प्राप्त हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बस यहाँ प्रवेश कराएंगे बच्चों तो द्रव इस नली में कहीं चिपकेगा नहीं, तो द्रव आगे बढ़ेगा क्योंकि वेग से है, ठीक है। तो जब आगे बढ़ेगा तो ये द्रव बाहर निकल जाएगा, तो हमको कार्य करना नहीं पड़ रहा है, यहाँ कार्य स्वतः हो जा रहा है। Y सिरे से बाहर निकले द्रव के लिए प्राप्त कार्य, तो 1 सेकंड में कितना द्रव बाहर निकलेगा, V2 दूरी बाहर निकलेगा, तो कार्य W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सूत्र यहीं से हम लोग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा F2 × V2, F2 का मान हो जाएगा P2 × A2 × V2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो बच्चों बस थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, ये प्रमेय एकदम इजी है, थोड़ा बड़ा है, आपको देखने में लिखने में पड़ सकता है। अर्थात द्रव को x से y सिरे तक प्रवाहित कराने में नेट किया गया कार्य, द्रव को x सिरे से y सिरे तक प्रवाहित कराने में किया गया नेट कार्य। नेट कार्य निकालते हैं बच्चों, तो देखो ये कार्य धनात्मक होगा और ये कार्य ऋणात्मक होगा। तो क्यों, जब कार्य करना पड़ेगा तो धनात्मक, और कार्य जब स्वतः हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र क्या बन जाएगा भाई, देखिए ये सूत्र आपका बनेगा W नेट या डेल्टा W इक्वल टू W1 माइनस W2 हो जाएगा। W1 माइनस W2 क्या बनेगा भाई, क्यों ये W1 पॉजिटिव हुआ और ये क्यों W2 निगेटिव हुआ, क्लियर है। यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, द्रव को प्रवेश कराना पड़ा है, यहाँ तो द्रव अपने आप बाहर निकल रहा है, यहाँ तो द्रव स्वतः कार्य कर रहा है, ठीक है, यहाँ द्रव पर कार्य किया जा रहा है। तो आपका सूत्र हो गया P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, यही बन गया, ये तो डेल्टा W हो गया। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्या ध्यान में रखना, अविरतता का सिद्धांत कहता है कि चूंकि अविरतता के सिद्धांत से
अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों कि आप ध्यान से देखिएगा, अविरतता का सिद्धांत कहता है कि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर नियतांक, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m/ρ, क्योंकि A1 और V1 क्या हो गया, ये आयतन हो गया, आयतन बराबर भाई क्षेत्रफल हो गया, दूरी आयतन हो गया, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में घनत्व, यानी जहां जहां A1 V1 या A2 V2 है उसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/ρ लिख सकते हैं। इस तरह से डेल्टा W क्या हो गया मेरे बच्चे, डेल्टा W हो गया P1 m/ρ माइनस P2 m/ρ, दोनों में कॉमन क्या हो गया, m/ρ कॉमन हो गया, तो डेल्टा W इक्वल टू m/ρ P1 माइनस P2, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। और ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको आप जब ध्यान में रख लेंगे तो यही नेट कार्य हुआ। इतना कार्य हमको इस द्रव को, जो 1 सेकंड में द्रव प्रवेश कर रहा है, 1 सेकंड में हमने द्रव को x सिरे पर जितना द्रव को प्रवेश कराया और वो y सिरे से बाहर निकला, उसको x सिरे से y सिरे तक प्रवाहित कराने में हमको कितना नेट कार्य करना पड़ा, तो वो कार्य आया m/ρ ब्रैकेट के अंदर P1 माइनस P2, इतना कार्य हुआ। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आप देखिए, देखो नेटवर्क तो हमारा निकल गया, नेटवर्क आपने निकाला तो नेटवर्क निकल गया। तो अब देखते हैं कि गतिज ऊर्जा, x सिरे पे जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कितना हुआ, x सिरे पे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, तो कितना हो जाएगा, K1 इक्वल टू 1/2m V1 का स्क्वायर, 1/2m V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार y सिरे से जो बाहर द्रव निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा, निकले द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो K2 इक्वल टू हाफ m V2 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, दोनों में m बराबर है, ठीक है, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। अब हमने आपको समझाया है कि A1 इज ग्रेटर देन A2 होगा तो V1 इज लेस देन V2, तो पहले से गतिज ऊर्जा कम हो रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इंक्रीज कितना हुआ भाई गतिज ऊर्जा में, तो डेल्टा K इक्वल टू क्या लिख देंगे, K2 माइनस K1 कर देंगे। K2 का मान कितना हो गया, हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m V1 का स्क्वायर हो गया। दोनों में कॉमन क्या हो गया, हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये तो गतिज ऊर्जा की बात हो गई, ये डेल्टा K हो गया। इसको समीकरण नंबर 4 कर लेते हैं। अब थोड़ा जो द्रव यहाँ पे है स्थित है, ठीक है, जैसे प्रवेश किया तो यहाँ पे हो गया, तो x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh1 हो जाएगा। y सिरे पर कितना हो जाएगा, U2 इक्वल टू mgh2। अच्छा बच्चों देखो, यहां पे द्रव जो है अधिक ऊंचाई पर है कि नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी तल से ऊंचाई पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे गतिज स्थितिज ऊर्जा अधिक हो गई और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, कम हो रही है।
यानी स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई कि नहीं हुई? जो द्रव यहां से यहां आया तो यहां उसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ और थी, अब यहां पे आ गया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ये हो गई। अब चूंकि H1 बड़ा है H2 से, तो जिसका H बड़ा होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा बड़ी होगी, अर्थात पहले अधिक था बाद में क्या हो गया, कम, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में कमी। कमी कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले में से अंतिम को घटा देंगे, U1 माइनस U2 कर देंगे। वृद्धि हमेशा अंतिम में से पहले को घटाते हैं, जबकि कमी को पहले में से अंतिम वाले को घटाते हैं। तो ये हो गया mg H1 माइनस mg H2। mg कॉमन हो गया बच्चों, H1 माइनस H2। तो देखो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा में कमी। एक पिता के दो संतान, एक कमा के ला रहा है और एक लुटा के आ रहा है, तो पिताजी को कितना फायदा हुआ भाई? तो जो कमा के लाया उसमें से जो लुटा रहा है, जिसको घाटा हो गया उतना घटा देंगे तो हमको पिताजी के में नेट वृद्धि मालूम हो जाएगा। इसलिए नेट ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर हो जाएगा? तो ये नेट ऊर्जा में वृद्धि आपका, या बच्चों इसको, लेकिन चूंकि P प्रेशर हो जा रहा है इसलिए इसको U1 U2 लिखे, तो कितना हो जाएगा नेट ऊर्जा में वृद्धि? तो नेट ऊर्जा में वृद्धि इक्वल टू गतिज ऊर्जा में वृद्धि माइनस स्थितिज ऊर्जा में कमी। गतिज ऊर्जा में तो वृद्धि हुआ परंतु स्थितिज ऊर्जा में कमी हुआ, तो गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ बच्चों? 1/2m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या हो गया? mg ब्रैकेट के अंदर H1 माइनस H2। ये आपका नेट ऊर्जा में वृद्धि है, नेट डेल्टा E हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। अब देखिए नेट ऊर्जा में वृद्धि जो होता है वो नेट किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी द्रव को यहां से यहां तक विस्थापित करने में किया गया नेट कार्य जो होगा वो नेट ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बच्चों क्या, आसान भाषा में, कि इसलिए नेट कार्य बराबर नेट ऊर्जा में वृद्धि। तो नेट कार्य आपका क्या निकला भाई? नेट कार्य आपने निकाला तो क्या निकला? m बाई रो P1 माइनस P2, यही तो निकला था। और नेट ऊर्जा में वृद्धि आप देखिए अभी जस्ट निकाले हैं 1/2 m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। यह इसको मिटा लीजिए। बढ़िया बोर्ड रहता तो, केवल इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता तो फटाफट आपका काम बन जाता। डिजिटल बोर्ड रहता तो हमको मिटाने की आवश्यकता, ऐसे हाथ से चाक नहीं लगता। लेकिन चलिए अब देखिए बच्चों, सब में m है तो m से m कैंसिल आउट हो गया, और इस रो का पक्षांतर कर देते तो इस रो का तो इस पूरे में गुणा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू, रो का पक्षांतर करेंगे तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस H2 हो गया। अब आराम से इसमें गुणा कर लीजिए, 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रो जी H1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो जी H2। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। देखिए एक चीज हम लोग ध्यान से उतर गया, यहाँ पे V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होगा,
ठीक है, क्योंकि वृद्धि निकालेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने पे मिस्टेक होगा, 2 और ये 1, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए P1 माइनस P2 हो गया। अब घबराने की कोई बात नहीं, 1 वालों को एक पक्ष में कर लो और 2 वालों को एक पक्ष में कर लो बच्चों। तो ये आपका हो गया P1 प्लस, देखिए माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर है माइनस रो GH1 है, तो 1 वालों को एक पक्ष में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 इधर जाएगा तो प्लस होगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। यही आपका सूत्र था। इस सूत्र को आप इजीली वे में आसान भाषा में अगर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू नियतांक। अब इसी में कभी कभी सवाल देता है बच्चों, यानी फिर से एक बार देख लो इसको पूरा। सबसे पहले आपको करना क्या है, फटाफट सबसे पहले एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली लेना, xy x से का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 इसका हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, जो द्रव यहाँ पे प्रवेश कर रहा है उसका वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 और H2 है। फिगर को देखने से ऐसा लग रहा है यार A1 बड़ा है A2 से, इसलिए V2 बड़ा होगा V1 से। किस प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। जहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बड़ा होगा वहां पर वेग का मान कम होगा। अब दूसरी चीज, 1 सेकंड में जो द्रव को हम यहाँ पे प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है, तो प्रवेश कराने में कार्य करना पड़ेगा। 1 सेकंड में द्रव यहाँ पे V1 दूरी तय करेगा, ठीक है, V1 दूरी तक इसको प्रवाहित कराए और यहाँ स्वतः ये V2 दूरी तक बाहर निकलेगा। तो यहाँ V1 दूरी तक प्रवेश कराने में किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो और बल बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए से। फटाक से यहाँ पे कार्य निकाल लिया, यहाँ पे कार्य निकाल लिया। ये कार्य धनात्मक होगा, ये कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों? यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पे कार्य प्राप्त हो रहा है। तो नेट कार्य कैसे निकालेंगे, इस कार्य में से इस कार्य को घटा देंगे, ठीक है। फटाक से मेरी वैल्यूज निकल जाएगी, नेट कार्य निकल गया। अब ये जो द्रव यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है उसका वेग V1 है और यह द्रव्यमान द्रव का मास कितना है, m है। तो यहाँ पर उसका गतिज ऊर्जा 1/2m V1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/2m V2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे वेग कम है, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ तो वृद्धि कितना हुआ, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा लेंगे। फटाक से हमको गतिज ऊर्जा में वृद्धि मालूम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो द्रव का कितनी ऊंचाई पे है, H1, तो स्थितिज ऊर्जा mgh1 हो गई। यहाँ पे अब द्रव जो आया वही द्रव, तो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई H2 है, H1 बड़ा है H2 से, यानी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो कितना स्थितिज ऊर्जा में लॉस हुआ, तो वो क्या कर देंगे, इस स्थितिज ऊर्जा में से इस स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे, तो नेट हमारा लॉस निकल जाएगा। गतिज ऊर्जा में लाभ हुआ तो इसको यहां तक से यहां तक लाने में ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि में से जो ये लॉस हुआ है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तुरंत हमको नेट ऊर्जा में वृद्धि मालूम हो जाएगा। नेट ऊर्जा में वृद्धि जो होगा वो नेट किया गया कार्य के बराबर होगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहां तक आ जाएंगे। अब देखिए इसी सवाल में बच्चों कहेगा कि पाइप क्षैतिज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, पाइप क्षैतिज हो जाए। पाइप जब क्षैतिज की बात कहेगा तो इसका अर्थ हो गया क्या कि H1 और H2 आपस में बराबर हो जाए। पाइप को क्या कहा कि क्षैतिज हो जाए। ये वो अब इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई यहां भी h हो गया और यहां पर भी h हो गया, यानी H1 बराबर h और H2 बराबर भी h हो गया। अब वही नली है xy है, तो देखिए आपका सूत्र क्या बन गया, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH
h1 की जगह पर h बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh। अब दोनों में क्या भाई समानता हो गया, ये समानता हो गया, कट गया, यानी p1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर। ये कब पढ़ना है? जब नली क्षैतिज हो, ठीक है, ऐसे है। तो उस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि यहां से क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर अगर आपको वेग निकालना है, क्या निकालना है कि वेग कितना होगा, अगर क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पे प्रेशर तुमको दे देगा, यहाँ पे वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेशर तुमको दे देगा और पूछेगा कि वेग यहाँ पे कितना होगा, तो एकदम इससे एक छोटा सा सूत्र बन जाएगा, बस उस सूत्र को आप याद रखेंगे, तुरंत आप सवाल लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 बन गया, P1 माइनस P2, और इसको लेके इधर लेके चले जाइएगा, 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। कॉमन आपका क्या बन जाएगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, है ना बच्चों, और ये हो गया P1 माइनस P2। अब इसका ट्रांसफरिंग करेंगे तो 2P1 माइनस P2 अपान रो और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, तो V2 का स्क्वायर चाहिए, तो V2 बराबर ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2P1 माइनस P2 अपान रो, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस V1 का स्क्वायर। क्योंकि V2 आपको चाहिए तो अंडर रूट लगा दीजिए, तुरंत आपको वेग का मान निकल के